हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया के बजट को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब तक तो सबको मालूम हो चुका होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट को अनाउंस कर दिया है। एक्चुअली मुझे इसे ना बजट नहीं बल्कि भारत की संविधान, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुझे इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहना चाहिए, लेकिन समझने के लिए मुझे इसे बजट टर्म कहना पड़ेगा। और देखो, बजट दो तरह की होती है, ठीक है। एक फुल बजट और दूसरा है इंटर्म बजट। फुल बजट एक जनरल बजट होता है हर साल की तरह, जिस पर करंट रूलिंग गवर्नमेंट का फुल एक्सेस होता है। लेकिन इंटर्म बजट में ना आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल 2024 में इस बजट के सेक्शन के बाद आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, ताकि जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी तब न्यू गवर्नमेंट उनके हिसाब से न्यू बजट बना सकेंगी। याद रखिए, इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से अप्रैल या फिर मई में देखने को मिलेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो गाइस, इलेक्शंस अपनी जगह है, इकोनॉमी अपनी जगह है। इलेक्शंस के लिए हम पूरे सिस्टम को रोक नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में ना इंटर्म बजट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। याद रखिए, इंटर्म बजट को वोट ऑन अकाउंट भी बोला जाता है, तो आप इन दोनों वर्ड से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना। याद रखिए, जब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया का बजट बनता है ना, यहाँ पर एक एक चीज को, बारीक सी बारीक चीज को ना कॉन्फिडेंशियल तरीके से बनाया जाता है, ताकि कोई भी बात बाहर लीक ना हो। ऑफकोर्स अगर लीक हो जाएगी तो बहुत बड़ा इशू भी हो जाएगा। 140 करोड़ की जनता का बजट बनाना कोई मामूली बात नहीं है। सीक्रेट इंटेलिजेंस भी यहाँ मॉनिटर करने का काम करती है, ताकि कोई भी चीज को यहाँ से लीक नहीं किया जा सके। अगर कोई करता है ना, तो उसके बाद इंटेलिजेंस उसके बाद उसको क्या करती है वो उनको ही पता है। और हाँ, इंटेलिजेंस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी यहाँ इन्वॉल्व होती है। तो चलिए बजट सेक्शन को शुरुआत करते हैं। इंडिया के फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अपने बजट सेक्शन में कहा, जीडीपी को एक नया ही वर्ड दे दिया इन्होंने कहा जीडीपी, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये इनके लिए एक नया टर्म है। एक्चुअली जीडीपी को ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, और 2023 के हिसाब से इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.732 ट्रिलियन डॉलर है। यानी एक देश ने साल भर में एक स्पेसिफिक टाइम में ना कितने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा है, ये पूरा उसका कंक्लूजन है। अगर कंफ्यूज हो तो देखिए, जीडीपी ना दो टाइप की होती है, एक है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना। मैं मानता हूँ कि वीडियो लंबी है, कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन जिसको नहीं मालूम उसके बारे में तो सोचिए। जिसको नहीं मालूम, मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो को अच्छे से समझे, इसलिए मैं जितना हो सके अपनी बात को केयरफुली रख रहा हूँ, ताकि सबको ना सिंपल से सिंपल में अच्छे से समझ में आ जाए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क क्या है। ओके, नॉमिनल जीडीपी एक देश के अंदर ना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को मेजर करती है। करंट मार्केट प्राइसेस और प्रोडक्शन क्वांटिटी भी डिपेंड होता है। बाद में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इंक्लूड किया जाता है। लेकिन समझ में नहीं आया, चलो सिंपल में बोलता हूँ, आईफोन जीडीपी एग्जाम्पल से बोलता हूँ। नॉमिनल जीडीपी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोचो, 2023 में इंडिया ने 10 लाख आईफोन प्रोड्यूस किया है, और हर आईफोन का प्राइस ना 60,000 रुपीज़ है। तो आईफोन की नॉमिनल जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी? यहाँ आप इसका फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू 1 लाख आईफोन्स इंटू 60,000 पर आईफोन, तो ये हो गया 600 करोड़। अब अगर 2024 में प्रोडक्शन वैसे ही रहती है, लेकिन क्या होता है कि गाइस, इन्फ्लेशन के कारण आईफोन का जो प्राइस है ना 65,000 हो जाता है, 5,000 बढ़ जाता है, तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर बदल जाएगी। नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू 1 लाख आईफोन्स इंटू 65,000 पर आईफोन, कितना हो गया? 650 करोड़। नॉमिनल टर्म्स में ना जीडीपी बढ़ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से है या प्राइजेस बढ़ने की वजह से है या दोनों है। रियल जीडीपी का एग्जांपल कह रहा हूँ। रियल जीडीपी निकालने के लिए ना हमें एक बेस ईयर के प्राइजेस का इस्तेमाल करना होता है। मान लो बेस ईयर 2023 है और हर आईफोन का प्राइस 60,000 है, तो 2024 का रियल जीडीपी क्या होगा? यहाँ आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। रियल जीडीपी इक्वल टू 1 लाख आईफोन्स इंटू 60,000 पर आईफोन, कितना हो गया? 600 करोड़, 600 करोड़। बेस ईयर के प्राइजेस का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि रियल जीडीपी 600 करोड़ में कांस्टेंट है। ये दिखाता है कि एक्चुअल आईफोन्स की क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया है वो सिर्फ प्राइजेस की वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से है। तो देखो गाइस, इस तरह से ना देश की जीडीपी को भी मेजर किया जाता है।
कल इंडिया में बजट डे था, ये एक टेम्परवरी बजट है। इस वक्त हमारे पास अगले 2-3 महीने का एक प्लान है। इससे बेसिकली ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा निकालने के लिए एक रिक्वेस्ट डाल रही है पार्लियामेंट में, जिसे वो शॉर्ट फॉर्म एक्सपेंसेस को कवर कर सके। लेकिन इसका खास इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, इसका खास इंपॉर्टेंट ये है कि ये बजट से आगे का रास्ता भी तय होता है। ये पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करता है, वो एरियाज बताता है जहां पैसे एलोकेट किए जाते हैं। तो इंटर्म बजट हमें क्या कह रहा है, कुछ टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया गया है, लेकिन हम कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। टॉपिक नंबर 1, पिछले 10 सालों में ना वही टैक्स रखे जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है और रिटर्न फाइलर्स भी 2.4 गुना बढ़ चुके हैं। और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने थैंक्स कहा है टैक्स भरने के लिए, ऐसा ही कंटिन्यू करते रहिए कहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बचत के मामले में ना हमारे पास कुछ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस मुद्दे पर गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है। वो पुराने इनकम टैक्स डिमांड को वापस लेंगे, जो छोटे और पुराने नोटिस से करीब 2009 से इतने पुराने हैं, इसको माफ़ कर दिया जाएगा। ये वापस लिए जाएंगे और इस कदम से 10 मिलियन टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिल जाएगी। मतलब छोटी मोटी राहत है ये। 2024-25 की इंटर्म बजट स्पीच में ना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि वहाँ 2009-10 के 25,000 तक के टैक्स को और 2010-11 से 2014-15 5 साल तक के फाइनेंशियल ईयर्स के 10,000 तक की बाकी डायरेक्ट टैक्स की मांग को वापस लिया गया है, माफ़ कर दिया गया है। इससे लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होगा। उन्हें टैक्स पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नंबर 2, गवर्नमेंट ने 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप पर बात की है, पॉवर्टी, वुमेन्स, यूथ एंड फार्मर्स, ताकि सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सके। टॉपिक नंबर 3, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए। गवर्नमेंट इस पीरियड को ना कर्तव्य काल कहती है, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का समय है और इंडिया को अगले 23 सालों में डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का टारगेट है। ये एक एम्बिशियस टारगेट है, कंसिडरिंग के रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हमें आने वाले हैं। ऑफकोर्स 140 करोड़ आबादी का देश है ये। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ग्लोबल इश्यूज ने और ज़्यादा मुश्किलात और चैलेंजिंग बना दिया है हमारे टारगेट को। इंडिया के ये टारगेट को पूरा करने के लिए ऊपर से वॉर्स भी चल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन है, तो दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रही है और रेड सी में बहुत कुछ हो जा रहा है। इससे हमें ग्लोबलाइजेशन में बदलाव देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन में खतरा है, स्पेशली रेड सी में। टॉपिक नंबर 4, गवर्नमेंट के हिसाब से फार्मर्स और कंपनीज के लिए बड़ी कामयाबी मिली है, जो सीधा लोगों को फायदा पहुंचा रही है। इसका फोकस डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम करने पर है और यहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने $110 बिलियन से ज़्यादा किसानों में दिया है। 260 बिलियन का खर्च और 430 मिलियन लोगों को मुद्रा योजना के तहत दिया गया है। ये खास लोन से जो छोटे उद्यम और ग्रास रूट्स लेवल पर काम करने वाली कंपनीज के लिए बनाई गई है। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का फोकस सीधा ट्रांसफ़र पर है, बीच में मीडिएटर सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। बजट के मुताबिक $400 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट सीधा नुकसान होने से बच गया है और डायरेक्ट ये बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दिया जा चुका है। 7.8 वेंडर्स को क्रेडिट असिस्टेंस दी गई है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत वुमेन को घर अलॉट किया गया है। 70% रूरल घरों में से ज़्यादातर घर वुमेन के नाम पर हो चुके हैं। ये वो बड़े अचीवमेंट्स जो बजट में डिस्कस किए गए हैं। टॉपिक नंबर 5, मल्टी डायमेंशनल गरीबी का मुकाबला करना अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है। आमतौर पर ना हम गरीब को पैसे की बुनियाद पे डिफाइन करते हैं कि देखो इसके पास पैसा नहीं है तो ये गरीब है, ऐसा। लेकिन मतलब देखो, हम गरीब किसको समझते हैं? जनरली उसको जिसके पास खरीदने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं होते, जिसे हम परचेसिंग पावर के बेसिस पर मेजर करते हैं। यानी एक दिन में ना आप कितना पैसा कमाते हो या कितना खर्च करते हो। लेकिन यह सिर्फ एक डायमेंशनल गरीबी है जो पूरी तस्वीर को नहीं बतलाती है। लोग कई वजहों से महसूस कर सकते हैं कि वो गरीब है, जैसे कि जब वो बेसिक ज़रूरतें अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फूड या वाटर। जब वो अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल्स चूज़ नहीं कर सकते, नहीं पढ़ा पाते। जब वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स में, कॉस्ट की वजह से, बिल की वजह से। कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी फैमिली को ना फाइनेंशियल तौर पर नुकसान में डाल देती है। ये सब अलग अलग वर्जन से गरीबी के समझने के लिए सॉफ्टवेयर के एग्जांपल से बोलूँ तो विंडो से इसके डिफरेंट वर्जन्स रहते हैं, विंडो 7, 8, 10। ऐसे ही
पावर्टी भी है, और पावर्टी के भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। फूड वर्जन्स हो गया, मेडिकल वर्जन्स हो गया, अलग अलग तरह के सेक्टर्स में जो है गरीबी हमें देखने को मिलती है, जिनमें लोग ट्रेडिशनल डेफिनेशन के मुताबिक गरीब नहीं दिखते, लेकिन यहाँ गरीबी को ना समझना पड़ता है। इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो मल्टी डायमेंशनल गरीबी का मुकाबला करे एम्पावरमेंट के जरिए। गवर्नमेंट के मुताबिक इन्होंने पिछले 10 सालों में ना 250 मिलियन लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मकसद ये है कि हर रूप और शक्ल में गरीबी को कम करना है। ऑफ कोर्स गरीबी को जल्द ही जल्द खत्म नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन के मुताबिक हो या नहीं। और गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आने वाले कुछ ही सालों में ना 10 करोड़ इंडियंस लखपति या फिर करोड़पति भी देखने को मिलेंगे। तो हमारी इकोनॉमी जैसा बढ़ रही है, लोग भी अमीर हो रहे हैं, लेकिन हमें मिडिल क्लास और पॉवर्टी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 6 पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर द यूथ एंड हाउसिंग फॉर ऑल। ये एक सोने का दौर होगा। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा। कॉर्पस समझने के लिए एक स्कीम है जिसमें 50 बिना इंटरेस्ट के लोन दिए जाएंगे। ये कॉर्पस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग करेगा विथ लो और नील इंटरेस्ट रेट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात को पार्लियामेंट में कंफर्म किया है। 7 पॉइंट ये है कि सरकार चाहती है कि घर खरीदना और भी इजी हो जाए। जल्दी एक नया स्कीम शुरू किया जाएगा। इसका मकसद मिडिल क्लास पर जोर देना होगा। इसके अलावा सरकार के मुताबिक एक सेंट्रल स्कीम के तहत 20 मिलियन घर बनाए जाएंगे और इसके निर्माण में ना कम से कम 5 साल लगेंगे। 8 पॉइंट है, एक बड़ा धक्का दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए रूफ टॉप सोलराइजेशन के जरिए, जिसका मतलब है कि घर की छतों पर ना रूफ पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इस प्लान का इरादा है कि 1 करोड़ इंडियन हाउसेस को पहचाना जाए सोलर एनर्जी से और उन्हें सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। साथ ही हर महीने 300 यूनिट तक की फ्री पावर भी मिलेगी। इस सोलर एनर्जी घर में लगाने से ना ये 3 तरीकों पर बहुत ही ज़्यादा मदद साबित हो सकती है। ये पावर ग्रिड्स पर लोड कम करेगा, दूसरा ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और तीसरा बाकी बिजली की जो बिल्स है ना वो कम हो जाएगी। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये आइडियाज गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। 9 पॉइंट है, बजट में पैसों को समझने और इस्तेमाल करने का तरीका, जो बड़ी होशियारी भरा काम है। सरकार चाहती है कि कम उधार लिया जाए और ज़्यादा यहाँ पर खर्च हो। फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 5.1% तक रखा गया है। सरकार किताबों हिसाब किताब को कैसे बराबर करेगी, ये मतलब एक बड़ा क्वेश्चन है। खर्च करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो कैसे पैसों को हासिल करेगी? सरकार तो कह रही है कि वो उधार नहीं लेगी, जो खर्चा करना है ना इस पर कैसा ये इम्प्लीमेंट होगा आइडिया। अभी के लिए गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट पर बड़ा भरोसा रखती है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, मगर उनके हिसाब से कुछ कंडीशंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिसमें उन्होंने करीब $6 बिलियन का एक मुश्किल टारगेट रखा है। यही तरीका है जिसे वो पैसा कमाएंगी। 10 पॉइंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वुमेन पर खास तवज्जो दिया है। उन्होंने कई अनाउंसमेंट की है, जिनमें से एक है हेल्थ के हवाले से गवर्नमेंट अपने यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम को ना बढ़ा रही है और ग्रास रूट पर हेल्थ को रिस्क पर रखकर काम करने वाली वुमेन्स वर्कर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। वैक्सीनेशंस को भी बढ़ावा देने का इरादा है। न्यूज़ के मुताबिक गवर्नमेंट सर्विकल कैंसर के वैक्सीन के लिए दाम को प्राइजेस को कम करने पर बातचीत कर रही है, और लखपति दीदी यानी बहन के नाम से जाने वाली स्कीम वुमेन को एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने एसेट्स और हुनर का इस्तेमाल करके 1 महीने में ना कम से कम 1 लाख रुपए कमा सके। इसी वजह से इसे लखपति दीदी कहा गया है। सरकार ने इन ग्रुप्स को और भी ज़्यादा पैसा देने का फैसला किया है। $2,40,000 से लेकर $3,60,000 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की सेक्शन के बाद स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने इस बजट को इनोवेशन कहा है। तो देखिए, मैं इस पर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करना नहीं चाहूँगा इस बजट पर, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये बजट के बारे में, मुझे कमेंट करें। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।